जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसके विषय में कि किस तरीके से उसका उत्तर दिया जाएगा। चूँकि कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि आप इंग्लिश वर्जन का भी बनाइए वीडियो, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि इंग्लिश वर्जन में जो भी मटेरियल है, चाहे UPHJS का हो या यूपी लोअर डिवीज़न का हो, मार्केट में पर्याप्त मात्रा में है। समस्याएं हिंदी मीडियम वालों के साथ है। और जो व्यक्ति हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है और वो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसके लिए एक तो मटेरियल नहीं है पर्याप्त मात्रा में UPHJS के लिए, और है भी तो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से कोई उसका व्याख्या कर सके। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हम पूरा उसका व्याख्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से हिंट दिया जा रहा है कि और उसमें जो कीवर्ड है उसका प्रयोग किया जा रहा है ताकि आप जब आंसर लिखें तो उसमें इन चीज़ों का वर्णन जरूर करें। बाकी तो आपको BRF पे कमांड जरूर बनाना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। बिना BR के कमांड बनाए किसी क्वेश्चन का उत्तर आप दे ही नहीं सकते हैं। केस लॉ आपके सपोर्टिंग के रूप में काम करता है, बाकी BR एक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए। समय न गंवाते हुए हम आते हैं विषय पर। हम चर्चा करने वाले हैं विधि प्रश्न पत्र तृतीय का, जो सन 2007 में पूछे गए हैं। अब ये 200 नंबर का होता है, इसमें 50 नंबर का IPC से क्वेश्चन आता है और 150 नंबर का लोकल लॉ से आता है। लोकल लॉ पे हमारा समग्र वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, और प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया अलग अलग सब्जेक्ट से जो मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन या पूछे जाने की संभावना है, उस पर हमने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखें। विषय पे आने से पहले मेरा पुराना वाला वही एक निवेदन है कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि IPC से संबंधित है। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए कार्यों के लिए या ऐसे कार्यों के लिए जिसे जमाव के सदस्य जानते थे कि सामान्य उद्देश्यों के अग्रसरण में कारित किया जाना संभावित था, प्रतिनिधिक दायित्व की घोषणा करती है, कई महत्वपूर्ण निर्णयों का विषय रही है, विनिश्चित किए गए मामलों को निर्दिष्ट करते हुए उसका विवरण दीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 में अंतर व सिद्धांतों में क्या अंतर है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा है। इधर आगे के जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो 2009 का हो या 14 का हो या 16 का हो या 18 का हो, तो उधर हर समय जब भी यूपी का कोई एग्ज़ाम होता है हायर जुडिशरी का, तो हायर जुडिशरी में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हर समय आश्चर्यचकित करता है पेपर बना करके, क्योंकि आपको कोई ऐसा रटाया फंडा नहीं है जिसके आधार पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पूर्व के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको एक बार देख लें, इससे आपके दिमाग बढ़ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेंस में पूछे जाते हैं। अब 3 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, या प्रॉब्लम बेस पे आ रहा है, या छोटे छोटे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब किस तरीके का हाई कोर्ट द्वारा बनाया जाएगा इस बार क्वेश्चन, ये अननोन है सबके लिए, लेकिन आप तीनों तरीके से तैयार रहिए। अब ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि विनिश्चय के मामले में तो बहुत कुछ विनिश्चय हो सकता है। अंतर देखा जाए तो अब सबसे पहले इसमें जो मेन क्वेश्चन है प्रथम पैरा का, वो धारा 149 की बात करता है, और धारा 149 प्रतिनिधिक दायित्व की बात करता है, और धारा 149 स्वयं में एक अपराध है। जब इसकी तुलना 134 से करेंगे तो धारा 34 अपराध का गठन नहीं करता है, एक लाइबिलिटी की गठन करता है वो, जबकि 149 जो है स्वयं एक अपराध है। अब इसके इंडिग्रेंस ये हैं कि जो धारा 141 में जो 5 प्रकार के तरीके बताए गए हैं विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के, उन्हीं विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा ये अपराध धारा 149 में किए जाते हैं।
अब या तो हूबहू आप बेयर का जो धारा में वर्णन किया गया है उसका वर्णन करें या इंडिग्रेंस का कर दें। तो जब धारा 149 का इंडिग्रेंस देखते हैं तो उसमें ये 3 बातें निकल के आती हैं। पहला, एक विधि विरुद्ध जमाव धारा 141 भारतीय दंड संहिता के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया गया हो। तीसरा में कह रहा है कि ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाना चाहिए या ऐसा हो जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव्य जानता हो। तो इस तरीके से जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हर एक सदस्य जो भी उसका सदस्य होगा वो उसी प्रकार से लाइबल होगा, माना जाएगा कि उसने अकेले उस कार्य को किया है। और यही विकैरियस लाइबिलिटी की बात करता है, क्योंकि जो कार्य आप नहीं करते हैं उसका भी यदि आपके ऊपर दोषारोपण लगाया जाए और आप उसके लिए दायी हों तो वो प्रतिनिधिक दायित्व की बात होता है। और ये प्रतिनिधिक दायित्व 149 में अपने आप होता है यदि आप केवल शामिल हैं लेकिन उस विधि विरुद्ध के जमाव के सदस्य हैं जो धारा 141 में बताए गए हैं और आपने कोई ऐसा अपराध किया है 149 में उसके अग्रसरण में, तो भले ही आपके द्वारा कोई कार्य न किया गया हो लेकिन आपको माना जाएगा कि आप उसके सक्रिय सदस्य हैं। अब अंतर की बात देखते हैं। तो अंतर में मुख्य रूप से तो नानकचंद बनाम पंजाब राज्य का केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5-7 ऐसे बिंदु गिनाए गए हैं जिसको अंतर के रूप में देखा गया है और इसी को वीरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2011 का जो है मामला संपुष्ट कर दिया गया इस केस को। मतलब यानी कि नानकचंद बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो बात कही गई थी उसी को वीरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में भी कहा गया था। और सन 2014 में सुरंग लाल यादव बनाम बिहार राज्य और उमाशंकर गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 के मामले में ये कहा गया था कि भूसे से अनाज अलग करने जैसा न्याय करने का दायित्व होता है। मतलब जो न्यायालय होता है यदि उसको 149 और 34 में अंतर स्पष्ट करना हो तो इनके द्वारा कहा गया कि भूसे से अनाज अलग करने जैसा होता है, यानी कि ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन होता है कि 149 और 34 में अंतर क्या कैसे हो पाएगा। तो अब अंतर देखा जाए अगर जो नानकचंद बनाम पंजाब राज्य के मामले में, तो इसमें जो अंतर गिनाए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सामान्य आशय को धारा 34 में परिभाषित किया गया है जबकि सामान्य उद्देश्य को धारा 149 में परिभाषित किया गया है। एक कॉमन अंतर है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अब इसके बाद जो अंतर है ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 34 में निहित सिद्धांत सामान्य आशय की प्रत्याशा युक्त से है जबकि 149 सामान्य उद्देश्य की प्रत्याशा से युक्त है। और तीसरा अंतर कह रहा है कि धारा 34 कोई सार्वजनिक अपराध का सृजन नहीं करती, मात्र साक्ष्य संबंधी धारा है, जबकि धारा 149 सार्वजनिक अपराध का सृजन करती है। चौथा इसमें अंतर कहा गया कि धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 2 होनी चाहिए जबकि धारा 149 के मामले न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अब पांचवा अंतर कह रहा है कि धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है जबकि धारा 149 की प्रयोज्यता के लिए पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक नहीं है। छठवां अंतर स्पष्ट कर रहा है कि धारा 34 की प्रयोज्यता हेतु सामान्य आशय का अग्रसरण एवं आपराधिक कृत्य के किए जाने में भागीदारी आवश्यक है जबकि धारा 149 की प्रयोज्यता हेतु सामान्य उद्देश्य का अग्रसरण आवश्यक है, आशय अथवा भागीदारी आवश्यक नहीं है। और अंतिम सातवां जो अंतर है ये कह रहा है कि धारा 34 की प्रयोज्यता हेतु विधि विरुद्ध जमाव का गठित होना आवश्यक नहीं है जबकि धारा 149 के प्रयोज्यता हेतु विधि विरुद्ध जमाव के लिए गठित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस अंतर को स्पष्ट करते हुए और ये जो हमने केस का वर्णन किया है उसका वर्णन करते हुए और धारा 149 का जो इंडिग्रेंट्स है उसका वर्णन करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब इसके बाद से एक केस और है 2003 का, इसमें वर्णन है, हालांकि कोई बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप चाहें तो दे सकते हैं। छतरमल बनाम राजस्थान राज्य 2003 के बाद में अब निर्धारित किया गया कि धारा 34 और 149 दूसरे व्यक्तियों के कार्यों के लिए प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। दोनों ही धाराएं ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो किसी अपराध के सहभागीदार हैं। इस प्रकार ये दोनों धाराएं काफ़ी सीमा तक मिलती जुलती हैं और कुछ सीमा तक आच्छादित भी करती हैं, परंतु दोनों धाराओं में कुछ मौलिक अंतर है। प्रत्येक मामले के तथ्यों पर यह निर्धारित करना होता है कि क्या धारा 149 के अधीन लगाया गया आरोप धारा 34 में वर्णित आधारों को आच्छादित करता है। तो ये इसमें स्पष्ट ये बात कहा गया है कि हर एक मामला जो फैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको धारा 134 में हम लेकर जाएंगे कि धारा 149 में लेकर जाएंगे।
तो इस प्रकार से इसका आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का परीक्षण क्या है और बताइए कि किस सीमा तक यह अभियुक्त को हत्या के उत्तरदायित्व को कम कर देता है। अपना उत्तर निर्णीत वादों एवं दृष्टांतों के संदर्भ में दें। तो इसके लिए सीधे सीधे धारा 300 को ये रिलेट करता है और धारा 300 का जो प्रथम अपवाद है उसको रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट केस है KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1962 का मामला है, ये इसका लीडिंग केस है, इसका वर्णन किया जाएगा इसमें। और साथ में चाहें तो बुद्धि सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश 2013 का मामला दे सकते हैं या गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला इसमें वर्णन कर सकते हैं। और यदि आपको याद रहे तो राजस्थान राज्य बनाम रमेश 2015 का मामला भी है, इसका वर्णन कर सकते हैं। अब चूंकि जो लीडिंग केस है KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का, इसमें गाइडलाइन दिए गए थे कि क्या है आखिर गंभीर और अचानक प्रकोपन का परीक्षण कैसे किया जाएगा कि वो गंभीर और अचानक है। और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो बेयर एक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो गंभीर अचानक प्रकोपन की बात कही गई है उसके भी अपवाद हैं, 3 अपवाद हैं, यानी कि वो अपवादों के भी अपवाद हैं। यदि उस अपवादों के अधीन आता है तो गंभीर और अचानक प्रकोपन का जो लाभ है वो अभियुक्त को नहीं मिलेगा, यानी कि वो भी आच्छादित कर रहा है उसके अपवाद भी। अब गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित जो धारा कह रहा है, ये कह रहा है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। यानी कि ये जो गंभीर और अचानक प्रकोपन है इसमें या तो उस आत्मसंयम खोकर अभियुक्त जो है उसकी हत्या कर देता है या भूलवश या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति का मृत्यु कारित कर देता है। तो लेकिन ये गंभीर और अचानक प्रकोपन होना चाहिए इसके कंडीशन के लिए, तो वो आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में नहीं आएगा। लेकिन ये अपवादों के अधीन है, ये प्रोविजो है इसका। अब ये प्रोविजो क्या है, ये कह रहा है कि यह कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराध के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद से अपने आप को गुस्से में आ जाएं और इस तरीके का एक भूमिका बना लें कि हम बहुत गुस्से में हैं और किसी का हत्या कर दें, तो ये लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा कह रहा है इसका क्या प्रोविजो है कि यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यानी कोई लोक सेवक है और उसका अपने विधिपूर्ण जो कार्य है उसका प्रयोग कर रहा है, अपने शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उसके विपरीत आप जो है अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए यदि कर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्रकोपन का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, वो उसके प्रोविजो के रूप में काम करेगा और आप हत्या के लिए लायबल हो जाएंगे। तीसरा प्रोविजो इसका कार्य किया है कि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यानी कि कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर रहा हो और उस समय आप गंभीर और अचानक प्रकोपन में आकर के उसका हत्या कर देते हैं, तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा, आप हत्या के लिए लायबल होंगे। अब जो दृष्टांत दिया है उसमें दृष्टांत का वर्णन कर दें। अब आते हैं हम लोग गंभीर और अचानक प्रकोपन का क्या परीक्षण है। वो KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में बताया गया था कि किस तरीके से गंभीर और अचानक प्रकोपन का परीक्षण करेंगे। तो पहला ये कह रहा है कि क्या कोई युक्त व्यक्ति जो उसी समाज का है जिसमें अभियुक्त रहता है और जिसे उसी स्थिति में रख दिया जाता है जिसमें अभियुक्त या तो इतना प्रकोपित हो सकता है कि वह आत्मसंयम उसी प्रकार खो बैठे जैसे कि अभियुक्त खो बैठा था। एक तो ये परीक्षण है। दूसरा कह रहा है कुछ दशाओं में शब्दों और संकेतों द्वारा गंभीर अंतर अचानक प्रकोपन कारित किया जा सकता है। ये भी एक प्रकोपन का, जैसे किसी के माँ को इस तरीके से लांछन लगाना किसी बेटे के सामने, तो वो कि कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से प्रकोपन पैदा करता है। तीसरा कह रहा है क्षतिग्रस्त व्यक्ति के पूर्ववर्ती कार्यों द्वारा सृजित अपराधी की मानसिक अवस्था को भी उस समय में ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा कह रहा है कारित घातक प्रहार तथा प्रकोपन द्वारा सृजित आदेश के बीच सुस्पष्ट संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से जो परीक्षण है
एक परीक्षण का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में, और इसमें कहा गया कि प्रकोपन का अचानक होना आवश्यक है। उसे उस दशा में अचानक माना जाता है कि उसे आवेश के सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल जाता। प्रकोपन को तब गंभीर कहा जाता है जब वह किसी व्यक्ति को आवेश में लाने की क्षमता से युक्त हो। इसकी परख है कि क्या इससे कोई युक्त व्यक्ति आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है। तो ये परीक्षण का एक तरीका है, और यदि वो वाकई में सडनली जो है क्या नाम है कि प्रकोपन और आत्मसंयम खो दिया था तो उसका लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वो प्रोविजो जो तीनों उसमें प्रोविजो है उसके अधीन न आता हो। अब जो गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला था, इसमें यह कहा गया कि जो अभियुक्त था उसको ये सूचना दिया गया कि उसकी बहन और बहन का प्रेमी जो है एक मकान में है, और उसको सूचना मिलते ही इतना आवेश आ गया कि उस मकान में घुसा और कुल्हाड़ी लेकर के उन दोनों की हत्या कर दिया। तो इसके लिए न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, ये प्रकोपन एक वायुदीपन है जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाना चाहिए। केवल अपमानजनक शब्दों के प्रयोग मात्र से गंभीर और अचानक प्रकोपन उत्पन्न नहीं होता। यानी कि उसको चाहते तो उसको पकड़ करके और भी किसी प्रकार का जो अपराध है किया जा सकता था, लेकिन हत्या कर देना एक प्रकार से इस मामले में प्रकोपन का आधार नहीं बन सकता है। अब एक जमालुद्दीन बनाम का मामला है मद्रास राज्य का। ये बता रहा है कि कोई पत्नी, माँ या बहन अपने पति, पुत्र, अपने भाई के संरक्षण में रहते हुए व्यभिचाररत है, और ऐसा पति, पुत्र अथवा भाई गंभीर और अचानक प्रकोपन के आवेश में ऐसी पत्नी, माँ अथवा बहन की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसका कार्य हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध है। परंतु यह नियम ऐसी महिला के संबंध में लागू नहीं होगा जो अभियुक्त के संरक्षण में नहीं है या उससे उपयुक्त प्रकृति का संबंध नहीं रखती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न केसों में भिन्न भिन्न फैक्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन ये जो लीडिंग केस है केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का, इसको ध्यान में रख के ही कोई परीक्षण किया जाएगा, और जो बेयर एक्ट में बोला गया है उसको, जो उसकी प्रोविजो है, प्रोविजो को ध्यान में रख करके यदि उस क्राइटेरिया में फिट व्यक्ति बैठता है तो उसको प्रकोपन का लाभ दिया जाएगा। बस इसके साथ इसका आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब दूसरा का बी जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि एक्स अपनी निर्धनता से परेशान था और अपनी पत्नी के ऊपर यह दबाव बना रहा था कि वह अपने मैके चली जाए। पत्नी ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि एक्स इसके लिए दबाव देगा तो इससे बेहतर होगा कि वह उसे मार डाले। उससे 2-3 बार पूछने के बाद भी उसने जाने से इनकार कर दिया, तो एक्स ने चाकू मारकर उसकी मृत्यु कारित कर दी। क्या एक्स किसी अपराध के लिए दायी है और किस अपराध के लिए? देखिए, घूम फिर कर धारा 300 299 इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पे हर साल किसी न किसी बहाने क्वेश्चन बन ही रहे हैं। अब इसको या तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखें या दृष्टांत के रूप में, या उसके कुछ अपवाद हैं उसके रूप में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर आ रहा है। अब ये जो अपवाद 5 है, धारा 300 का अपवाद 5 है, उसको गवर्न करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि जो खंड 2 और 3 एवं अपवाद 5 है, इसका अगर विश्लेषण किया जाता है तो इसमें 2-3 बातें आ रही हैं। एक तो उसकी स्वीकृति है कि नहीं है, जो 18 साल की ऊपर की वो महिला है, तो स्वीकृति स्वतंत्र होनी चाहिए। यहाँ की स्थिति क्या है? स्वतंत्र नहीं है। ये केस पे डिपेंड कर रहा है। इनरी अम्बा लाथिल अनिसार यार 1956 का मद्रास राज्य का मामला है। इस केस से संबंधित ये फैक्ट मिलते जुलते हैं, और इस केस में भी उसको हत्या के लिए दोषी करार किया गया, क्योंकि ये कहा गया कि किसी व्यक्ति की यदि आप भोजन देने में असमर्थ हैं तो आप कमाई करिए, और उसके लिए आपको कमाई करना चाहिए, न कि उसकी हत्या करनी चाहिए। भले ही वो बार बार कह रही है कि हमें मृत्यु कर दीजिए, हम मैके नहीं जाएंगे, तो मैके न जाने के पीछे उसका अपना इज्जत बचाना था कि हम मैके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में खाने की भी स्थिति नहीं है। लेकिन इनका दायित्व तो जितना तत्परता मृत्यु करने में दिखाया, उतनी तत्परता इनको कमाई करने में दिखानी चाहिए थी। मजदूरी भी करते तभी 2 जून का इनको भोजन पर्याप्त मिल सकता था। तो इस केस में सीधे सीधे विश्लेषण किया गया अपवादों का कि किसी अपवाद में नहीं आते हैं, और ये हत्या के लिए दोषी हैं, क्योंकि ये कार्य की प्रकृति जानते थे कि इसे हत्या होना ही है। अब इसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए दिया है, और अंतर है अपहरण एवं अपहरण का, आपराधिक दुर्विनियोग व आपराधिक न्यासभंग का,
साधारण उपाधियों, घोर उपाधि का और सदोष मानववाद एवं हत्या का। देखिए इतना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बनाया है और लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत ही ये समझिए कि एग्जाम में क्रिटिकल हो जाता है यदि जब आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए आते हैं। तो ये कहने के लिए टिप्पणी है लेकिन है बहुत लॉन्ग क्वेश्चन। फिर भी इसको कंफाइंड करके आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे अपहरण और व्यपहरण का अंतर यदि देखेंगे तो इसके लिए सीधे सीधे बेयर प्रोविजन ही लिखिए। ये कह रहा है कि व्यपहरण धारा 360 है और 361 दोनों में परिभाषित है और दोनों धाराओं के अनुसार हो सकता है, जबकि अपहरण धारा 362 में परिभाषित है। तो धाराओं का जो अंतर होता है ये PCSJ लेवल का होता है। हमें हमारे हिसाब से तो इसका अंतर नहीं लिखना चाहिए। वैसे लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ ही जाएगा। कम समय हो तो इसको मत लिखिए, बाकी अगर समय हो तो एक लाइन लिख सकते हैं। अब दूसरा कह रहा अंतर कि व्यपहरण अवयस्क चित्त विकृति व्यक्ति या भारत की सीमाओं से बाहर किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, जबकि अपहरण का अपराध किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है। अब देखिए जो इंग्लिश वर्ड है किडनैपिंग, किड मतलब होता है बच्चा, इससे भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि जहाँ किडनैपिंग होता है यानी कि किसी बालक का जो है क्या नाम है अपहरण की बात हो रहा है, और बाकी अपहरण मतलब वो है अब्डक्शन। तो ये एक अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर ये कह रहा है कि व्यपहरण का अपराध धारा 361 के अंतर्गत होता है तो विधिपूर्ण संरक्षता से ले जाने या बहकाने से होता है, जबकि अपहरण का अपराध अपहृत व्यक्ति से ही संबंधित होता है। यानी कि जो व्यपहरण है, व्यपहरण में कहीं ना कहीं से वो किसी न किसी के अधीन वो व्यक्ति रहता है। यानी कि बालक है तो किसी के कब्जे में होगा, संरक्षण में होगा, या पत्नी है तो पति के संरक्षण में होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं संरक्षकता हावी रहता है जिसके प्रति जो है अपराध होता है, जबकि अपहरण में सीधे सीधे डायरेक्ट व्यक्ति का ही अपहरण हो जाता है। अब उसके बाद चौथा है कि व्यपहरण का अपराध मात्र संरक्षता में से हटाने से हो जाता है। संरक्षता विधिपूर्ण होना चाहिए, जबकि अपहरण के लिए बल प्रवंचनापूर्ण साधन महत्वपूर्ण है। तो ये भी अभी हमने बताया था। पांचवा कार्य कि अपहरण के अपराध में ले जाए गए या बहकाए गए व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये संरक्षकता से अपहरण होता है, व्यपहरण होता है, जबकि अपहरण में अपहृत व्यक्ति की सहमति का महत्व होता है। छठवां अंतर आप कह सकते हैं कि व्यपहरण का अपराध में अपहरणकर्ता के आशय का महत्व नहीं होता, मात्र संरक्षण की सहमति के बिना हटाने से ही अपराध हो जाता है, जबकि अपहरण के अपराध में अपहरणकर्ता के आशय का महत्व होता है। सातवां कार्य कि व्यपहरण का अपराध अनवरत अपराध नहीं है, इस अपराध में प्रथम बार हटाने का ही महत्व होता है। यानी कि एक बार जो ही संरक्षकता से, चाहे बालक हो, पत्नी हो, या विकलांग हो, या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, अपहृत किया जाता है यानी विपरीत किया जाता है तो ही अपराध पूर्ण हो जाता है। जबकि अपहरण में अपराध अनवरत चलने वाला है और एक इंडिविजुअल अपराध नहीं है, ये कहीं ना कहीं उसका कोई अन्य अपराध से मिलकर के अपहरण होता है। यानी कि अपने आप में अपहरण कोई अपराध नहीं होता है, वो अपराध किसी न किसी उद्देश्य के पूरा करने के लिए अपहरण किया जाता है, तब अपराध बनता है। आठवां अंतर कह रहा है कि व्यपहरण का अपराध एक मूल अपराध है, अतः मात्र विधिपूर्ण संरक्षता से हटाने मात्र से ही अपराध हो जाता है, जबकि अपहरण का अपराध मूल अपराध नहीं है, यह सहायक करता है। इस अपराध के लिए अन्य अपराध से जुड़ना आवश्यक है, अभी जो हमने कहा है। तो इस तरीके से अंतर आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन का टिप्पणी ये पूरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग। तो इसमें भी आप धाराओं का वर्णन कर सकते हैं कि आपराधिक न्यासभंग 405 IPC में दिया गया है और आपराधिक दुर्विनियोग धारा 403 IPC में दिया गया है। अब दूसरा अंतर कह रहा है कि आपराधिक न्यासभंग केवल उस संपत्ति पर ही लागू होता है जो कि संबंधित व्यक्ति ने न्यासवश धारण किया है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध उस संपत्ति पर लागू होता है जो कि धारण करने वाले व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार से आ जाती है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण अंतर है ये कह रहा है कि आपराधिक न्यासभंग के अपराध में पक्षकारों में कोई न कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से संविदात्मक संबंध में होता है, जो संविदा के रूप में एक दूसरे से जुड़ा रहता है व्यक्ति, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग के माध्यम में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है जो कि इसका मूलभूत अंतर है। अब चौथा कार्य है कि आपराधिक न्यासभंग का अपराध न केवल चल संपत्ति पर वरन अचल संपत्ति अथवा किसी संपत्ति पर भी लागू हो सकता है, जबकि जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है वो सिर्फ चल संपत्ति पर ही लागू होता है। ये भी एक मूलभूत अंतर है। पांचवा इसका अंतर कह रहा है कि आपराधिक न्यासभंग के अपराध में वह संपत्ति जो वैध रूप से न्यस्त की जाती है और न्यासी
कर्तव्य निर्वहन करने के बजाय बेईमानी से उसको विनियोजित करता है या जानते हुए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विनियोजित करना सहन कर लेता है। जबकि आपराधिक दुर्विनियोग में यह संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में किसी भी प्रकार से आती है और तत्पश्चात वह उसे बेईमानीपूर्ण आशय से विनियोजित कर लेता है। अब एक अंतर और चाहे तो आप इसमें गिना सकते हैं कि आपराधिक न्यास भंग में जिस व्यक्ति की संपत्ति होती है वो पहले से ज्ञात होती है, और आपराधिक दुर्विनियोग में पहले से वो संपत्ति किसकी है वो उसका ज्ञात नहीं होता है, जबकि उसका ज्ञात किए बगैर उसका प्रयोग कर लिया जाता है, यानी कि दुर्विनियोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी अंतर आप पूरा कर सकते हैं। तीसरा अंतर है आपका, इसमें पूछा है उपहति और घोर उपहति में, तो इसमें 2-3 अंतर आप गिना करके चाहें तो इसका भी धारा के रूप में अंतर गिना सकते हैं। जैसे उपहति का अपराध धारा 319 में आईपीसी में परिभाषित है और घोर उपहति को धारा 320 में परिभाषित किया गया है। और ये कह सकते हैं कि धारा 319 में जो उपहति है उसमें किसी प्रकार का अलग से प्रकार नहीं बताया गया है कि किस प्रकार का होगा, जबकि धारा 320 में 8 प्रकार बताए गए हैं कि किस तरीके से भी घोर उपहति हो सकती है। और दंड के मामले में चाहे तो अंतर कर सकते हैं कि जैसे स्वेच्छा उपहति के लिए धारा 323 के अनुसार 1000 रुपये या 1 वर्ष तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि स्वेच्छा घोर उपहति के लिए जो धारा 325 है उसमें 7 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अंतर स्पष्ट करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आखिरी इसका जो क्वेश्चन का है ये है अंतर सदोष मानववध एवं हत्या। ये थोड़ा सा क्वेश्चन